प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चीन से। चीन के राजनयिक कम से कम 6 देशों के नेताओं पर ताइवान में प्रस्तावित चीन केंद्रित सम्मेलन में हिस्सा न लेने का दबाव बना रहे हैं। बैठक में भाग लेने की योजना बना रहे नेताओं ने ये जानकारी दी है। बोलीविया, कोलंबिया, स्लोवाकिया, उत्तर मैसेडोनिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना और एक अन्य एशियाई देश जिसने नाम उजागर करने से इनकार कर दिया कि नेताओं ने कहा है कि उनके पास ताइवान में होने वाली बैठकों के संबंध में संदेश और फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वे ताइवान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इन नेताओं ने चीन की सरकार को स्वशासित द्वीप को अलग थलग करने का प्रयास बताया। ताइवान में चीन केंद्रीय सम्मेलन सोमवार से शुरू होगा। इस सम्मेलन का आयोजन चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन कर रहा है, जो 35 देशों के सैकड़ों सांसदों का एक समूह है। यह समूह इस बात को लेकर चिंतित है कि लोकतांत्रिक देश बीजिंग के प्रति कैसा रुख रखते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने सम्मेलन के आयोजकों और 3 नेताओं से बात की तथा चीनी राजनयिकों द्वारा उन्हें भेजे गए संदेश और ईमेल की समीक्षा की, जिसमें यह पूछा गया कि क्या वे सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। चीन अक्सर उन नेताओं और देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी देता है जो ताइवान के प्रति समर्थन दिखाते हैं। वो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। चीन और ताइवान के विदेश मंत्रालयों ने अभी इस पर टिप्पणी नहीं की है। चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन को लंबे समय से चीन सरकार के दबाव का सामना करना पड़ा है। उसका उद्देश्य बीजिंग के संभावित खतरों के जवाब में कूटनीति को समान्वित करना है। बीजिंग ने इसके कुछ सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया है। 2021 में चीन की सरकार प्रायोजित हैकरों ने इस समूह को निशाना बनाया था। आइए हम बात करें पाकिस्तानी एयर होस्टेस की। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की एयर होस्टेस अपने कारनामों के कारण चर्चा में रहती हैं। अभी तक वो विदेश में जाने के बाद गायब होने को लेकर चर्चा में रही हैं। अब पीआईए की एयर होस्टेस शनिवार को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने संघीय जांच एजेंसी एफआईए इमिग्रेशन के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के बाद अधिकारियों को एयर होस्टेस के मोजे में छिपे अमेरिकी डॉलर और सऊदी रियाल मिले हैं। पाकिस्तानी मुद्रा में इसकी कीमत लाखों में है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर सीमा शुल्क राजा बिलाल ने कहा कि एयर होस्टेस से $37,318 यानी कि 31,24,356 भारतीय रुपये और 40,000 सऊदी रियाल यानी कि 8,92,653 भारतीय रुपये बरामद किया गया, जो लाहौर से जिद्दा तक पीआईए की उड़ान भरने वाली थी। संदेह होने पर उसे उतार दिया गया, तलाशी ली गई, जिससे छिपी हुई मुद्रा का पता चला है। एयर होस्टेस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उसे जांच टीम के हवाले कर दिया गया है। बिलाल ने जोर देकर कहा, सरकार मुद्रा तस्करी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल की शुरुआत में मार्च में एक पीआईए एयर होस्टेस को कनाडा के टोरंटो हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उसके पास कई पासपोर्ट मिले थे। हिना सानी नाम की एयर होस्टेस पीआईए की उड़ान PK 789 से टोरंटो में उतरी। कई लोगों के पासपोर्ट होने के कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अपने पासपोर्टों के अलावा किसी अन्य पासपोर्ट के साथ यात्रा करना एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पीआईए कर्मचारियों के गायब होने की समस्या से जूझ रही है। ताज़ा मामला 16 क्रू मेंबर वाली फ़्लाइट का था, जिसकी सदस्य नूर शेर पाकिस्तान से कनाडा के लिए फ़्लाइट PK 787 से गई थी। जब वापसी की एक उड़ान में वह नहीं आई, तब उसे गायब होने का पता चला। बार बार एयर होस्टेस के गायब होने से जुड़ी घटनाएं पीआईए की क्षमता पर सवाल उठाता है। जनवरी 2023 से लगभग 14 चालक दल गायब हो चुके हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। इससे पहले 2022 में चालक दल के 5 सदस्य बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। माना जाता है कि ये सभी लोग कनाडा में शरण लेते हैं। ये अब ईरान और आर्मेनिया की बात करें। ईरान और आर्मेनिया ने $500 मिलियन के एक बड़े हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच ये डील गुपचुप तरीके से की गई है। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के जरिए की गई रिपोर्ट में बताया है कि ईरान आत्मघाती ड्रोन की आपूर्ति आर्मेनिया को करेगा। आर्मेनिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी अजरबैजान से तनातनी हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी है। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत शासन के पतन के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान 2 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं। अजरबैजान ने 2020 में अपने क्षेत्र के बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। पिछले साल उसकी सेनाओं ने नागोर्नो काराबाग के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, जो लंबे समय से चल रहे संघर्ष का मुख्य केंद्र था। ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि वह इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में किसी भी बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में उसकी कोशिश आर्मेनिया को मजबूती देने की लगती है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि हथियारों की यह डील कई हिस्सों में की गई है। इस पर पिछले कुछ महीनों में हस्ताक्षर किए गए हैं। ईरान से जो हथियार आर्मेनिया को मिलेंगे, उसमें विशेष सूची प्राप्त की है, जिन्हें ईरान आर्मेनिया को आपूर्ति करने वाला है। इसमें शहीद ड्रोन फैमिली के शहीद 136, शहीद 129 और शहीद 197 मोहजर ड्रोन और अरमान एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल हैं।
ईरान और आर्मेनिया के विदेश और रक्षा मंत्रालयों की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ईरान आर्मेनिया हथियार डील में आत्मघाती ड्रोन और वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति से आगे भी बहुत कुछ है। इसमें खुफिया सहयोग, घनिष्ठ सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण और आर्मेनियाई धरती पर ठिकानों की स्थापना भी शामिल है। हाल के महीनों में ईरान से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तकनीकी टीमों की यात्राओं के दौरान हथियारों के सौदे को आगे बढ़ाने सहित दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की गई थी। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के हथियार विशेष फरजीन नादमी ने कहा कि ईरान ने आर्मेनिया को पहले भी ड्रोन और कुछ दूसरे हथियार बांटे हैं, लेकिन इस पैमाने पर डील पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता इससे अमेरिका खुश होगा। आर्मेनिया के वित्त मंत्रालय ने बताया कि 2024 में रक्षा खर्च 2020 की तुलना में 81% बढ़ा है। 2024 में आर्मेनिया का रक्षा बजट करीब $1.4 बिलियन था। इसलिए इस सौदे के माध्यम से ईरान को आवंटित की जा रही राशि उस बजट का लगभग 1/3 है। आर्मेनिया कर्ज के जरिए इस राशि को चुका सकता है। ईरान और आर्मेनिया के बीच हथियारों का सौदा दोनों देशों से आगे बढ़कर ईरान अजरबैजान संबंधों को प्रभावित करेगा, खासतौर पर जब ईरान ने एक जातीय तुर्की भाषी को राष्ट्रपति चुना है। एक्सपर्ट का मानना है कि अजरबैजान इस सौदे से बहुत नाराज़ होगा। वहीं ईरान इसलिए भी अजरबैजान के लिए अपना गुस्सा दिखाना चाहता है क्योंकि अजरबैजान इजरायली हथियारों का एक बड़ा ग्राहक है। आइए अब हम बात करें इसराइल की। इसराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के इलाके में रॉकेट हमले में 11 युवाओं की मौत से इसराइल बौखला गया है। आरोप है कि ये हमला हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि उन्हें इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले के पीछे खुद का हाथ होने से इनकार किया है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल इस दर्दनाक हमले पर चुप नहीं बैठेगा और हिजबुल्लाह को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, और वह कीमत ऐसी होगी जो हिजबुल्लाह ने कभी नहीं चुकाई होगी। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं, लेकिन गोलन हाइट्स पर हमले के बाद वो अपना दौरा बीच में छोड़कर इसराइल वापस लौट रहे हैं। इसराइल की सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगारी ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि यह हमला हिजबुल्लाह का असली चेहरा दिखाता है, जो कि एक आतंकी संगठन है, और उसने शनिवार शाम को फुटबॉल खेल रहे बच्चों को निशाना बनाया और उनकी हत्या की है। हगारी ने 7 अक्टूबर के बाद गोलन हाइट्स में हुए हमले को सबसे निर्मम करार दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि जब दुनिया भर में एथलीट ओलंपिक 24 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तब हिजबुल्लाह इसराइल की अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों की हत्या कर रहा है। बच्चों का एक समूह सिर्फ अपने जीवन के सामान्य खुशी का आनंद ले रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में खेल के मैदान में उनकी मौत हो गई। गोलन हाइट्स सीरिया की सीमा पर मौजूद एक पहाड़ी इलाका है। साल 1967 में हुए युद्ध में इसराइल ने गोलन हाइट्स के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। साल 1981 में गोलन हाइट्स को अपनी सीमा रेखा में मिलाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसराइल के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। सीरिया गोलन हाइट्स पर अपना दावा करता आ रहा है। हालांकि लंबे समय से गोलन हाइट्स का इलाका शांत है। गोलन हाइट्स का इलाका जल संसाधन और प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी का इलाका है। ये भी वजह है कि सीरिया और इसराइल दोनों ही इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। गोलन में सीरिया और इसराइल के नागरिकों अपने अपने कब्जे वाले इलाके में रहते हैं। शनिवार शाम को इसराइल के कब्जे वाले इलाके में एक फुटबॉल के मैदान पर रॉकेट हमला हुआ, जिसमें मैदान पर खेल रहे 11 इसराइली युवा और बच्चों की मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।